नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विजन IAS PT 365 कल्चर का। और आने वाले एग्ज़ाम्स UPSC हो, UPPCS हो, MPPSC हो, PPSC हो, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। या कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम होगी उन सब में कल्चर से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले, जैसे इसका एक इंडेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि हम मूर्तिकला और स्थापत्य कला देखेंगे। मूर्तिकला में देखेंगे उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला, होयसल मंदिर, चोलकालीन मूर्तियाँ देखेंगे, कुतुबशाही स्थापत्य कला देखेंगे, पाषाण स्थल देखेंगे एंड कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो होंगी वो देखेंगे। फिर अगला जो पॉइंट नंबर 2 होगा जिसमें चित्रकला और अन्य कलाएँ, तो उसमें देखेंगे पारंपरिक भारतीय वस्त्र, भारतीय खिलौने, सुर्खियों में रही कलाकृतियाँ और अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। और बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स इन द न्यूज़ में देखेंगे साइक्लोपियन वॉल, आयरन एज, राखी गढ़ी, महाकालेश्वर टेम्पल, यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अनंगताल लेक एंड मानगढ़ पहाड़ी, और प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रसाद स्कीम एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। पर्सनालिटीज़ के अंतर्गत हम देखेंगे आदि शंकराचार्य को, स्वामी रामानुजाचार्य जी को, संत तुकाराम जी को, लचित वारफुकन को, राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, श्री अरविंदो को, छत्रपति साहू जी महाराज को, अल्लूरी सीताराम राजू को, और कुछ अदर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो न्यूज़ में रहे उनको देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में, जैसे बांधवगढ़ वन अभ्यारण्य में पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उसको देखेंगे। फिर बाकी जो कुछ चीज़ें बचेंगी, जैसे भारत में नौसेना की परंपराएं, भारत के राजकीय प्रतीक, भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन, भारत का राजकीय प्रतीक, भारतीय मुद्रा शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पाणिनी कोड देखेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देखेंगे, स्वदेश दर्शन स्कीम योजना के तहत क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको देखेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया गया है कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को, उनको देखेंगे। और त्योहारों में देखेंगे वाली यात्रा, न्यू ईयर मैप ऑफ इंडिया और अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स जो न्यूज़ में थी। इसके बाद प्राइज एंड अवार्ड्स देखेंगे, ट्राइब्स इन द न्यूज़ में कुछ जो ट्राइब्स न्यूज़ में थी उनको देखेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ होंगी उन सबको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम मूर्तिकला और स्थापत्य कला में। तो हम पहले बात करेंगे उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला। तो ये किस वजह से न्यूज में था? हाल ही में कलिंग स्थापत्य कला से संबद्ध उड़ीसा के कई मंदिर न्यूज में रहे हैं, जैसे लिंगराज मंदिर, और इससे संबद्ध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार की इस अध्यादेश का विरोध किया था। तो एक्चुअल में इसका इतिहास क्या रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये मंदिर है लिंगराज मंदिर, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने करवाया था। ठीक है। स्थापत्य कला से संबंधित विवरण इसमें यह है कि जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती, यह इसकी विशेषता है। पवित्र त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्तियों में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की है। और क्या क्या है इससे संबंधित विशेषताएं? ये है कि जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल होता है, इसे रथ महोत्सव कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यमनिका तीर्थ जगन्नाथ किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर को कहा जाता है। प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, जो मूल रूप से कोणार्क के मंदिर में था। और क्या इससे संबंधित न्यूज है कि यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे स्वयंभू कहा जाता है। सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। 11वीं शताब्दी में राजा लालतेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। बाकी इस स्थापत्य कला से संबंधित मंदिर को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसे गर्भगृह, यज्ञशाला, भोग मंडप और नाट्यशाला। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह है कि यह मंदिर ओडिशा में शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। शिव मंदिर को, शिवलिंग को हरिहर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें लगभग
50 छोटे मंदिर, इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित है। कलिंग स्थापत्य कला में मंदिरों का निर्माण ऐसे होता है कि मंदिर के प्रकार जो होते हैं तो रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल, 3 टाइप के मंदिर बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख स्मारक हैं, जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर पुरी का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का एंड लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का। ये कुछ इससे न्यूज है। और इसी से संबंधित एक न्यूज है कि असुरगढ़ सेटलमेंट उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंदी बस्ती है, जिसको हाल ही में खोजा गया है। अगला हम टॉपिक देखेंगे होयसल मंदिर। होयसल मंदिर क्या किस लिए न्यूज में थे? 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेल्लूर स्थित चन्ना केशव मंदिर, हलेबीड होयसल मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। होयसल स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की शैली कैसी है इसमें देखेंगे। मिश्रित या बेसर शैली है। इसका निर्माण अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर से हुआ है और 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया गया था। मुख्य मंदिर है इसमें चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर का, होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडू का एंड केशव मंदिर है सोमनाथपुर का। होयसल मंदिर के बारे में अगर हम देखेंगे तो होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में सम्मिलित हैं। ये संरक्षित स्मारक हैं। इन स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, जिसको एसआई बोलते हैं। बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। होयसल राजवंश के बारे में अगर हम देखेंगे तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक यह राजवंश रहा है। प्रमुख शासक थे विष्णुवर्धन राय, वीर बल्लाल द्वितीय एवं नरसिंहा द्वितीय। प्रमुख नगर राजधानी बेल्लूर था, जिसे बाद में द्वार समुद्र स्थानांतरित कर दिया गया था। आय का प्रमुख स्रोत था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से प्राप्त राजस्व, स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा किए गए खर्च पर निर्मित और अनुरक्षित तालाबों, जलाशयों और नहर कुओं तालाबों की सिंचाई प्रयोगशाला पर एकत्र किया जाता था। भाषा कन्नड़ और संस्कृत भाषा का स्तर व्यापक स्तर पर प्रयोग होता था। कन्नड़ और संस्कृत भाषा। आगे देखेंगे प्रशासन में महिलाओं को महत्व दिया जाता था। वरिष्ठ मंत्रियों को पंच प्रधान कहा जाता था। विदेश मामलों के जिम्मेदार मंत्री को संधि विग्रही कहा जाता था। ये सब थे। आगे देखेंगे कि चोलकालीन मूर्तियाँ। हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति के बाद तमिलनाडु ने चोलकालीन कांस्य की 6 उत्कृष्ट मूर्तियों को वापस लाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत किए। राजेंद्र चोल प्रथम के बारे में देखेंगे, जो चोल काल का सबसे प्रतापी राजा था। राजेंद्र चोल प्रथम राजराज चोल का पुत्र था। उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। उसने कला, धर्म और साहित्य के अमूल्य योगदान दिया था। पाल राजा महिपाल पर विजय के बाद उसने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने परकेसरी और युद्धमल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, कईयों बार से पूछा गया। आगे देखेंगे कि ये मूर्तियाँ कल्लाकुरिची जिले के वीरचोलपुरम के नरेश्वर शिवन मंदिर की हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल राजवंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था। इन मूर्तियों को 1960 के दशक में भारत से चोरी कर लिया गया था। चोरी की गई 6 मूर्तियों में त्रिपुरंतकम, त्रिपुर सुंदरी, नटराज, दक्षिणामूर्ति वीणाधारा, सतसुंदरार तथा उनकी पत्नी परवई नचियार की प्राचीन पंचलौह मूर्तियां शामिल हैं। चोल काल की मूर्तिकला के बारे में हम देखेंगे तो चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इस काल की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सेरेपर्ड्यूज या लुप्त मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग करके किया जाता था। यह विधि आज भी भारत में प्रचलित है। यह ढलाई की एक विधि है। इसके तहत एक पिघली हुई धातु को मोम के माध्यम से बनाए गए एक सांचे या आकार में ढाला जाता है। जब यह सांचा बन जाता है तो उसके बाद मोम मॉडल को अग्नि की सहायता से पिघलाकर बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। प्रमुख चोलकालीन मंदिर देखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर एंड एरावेतेश्वर मंदिर।
जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है राजराज द्वारा निर्मित है। गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर है राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित है। एंड इरावतेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा निर्मित है। चोल वंश पल्लव राजवंश का उत्तराधिकारी था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? एक तरह से कहेंगे कि विजयालय था। और उसके कुछ प्रतापी राजा थे, परांतक प्रथम, राजराज चोल, राजेंद्र चोल प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। प्रमुख नगर, इनकी राजधानी तंजावुर थी, तंजौर जिसको आज कहा जाता है। और इनकी जो भाषा थी राजभाषा तमिल थी। शिक्षा का माध्यम भी तमिल में ही था। संस्कृत भाषा पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाती थी। प्रशासन, चोलों ने कई वर्षों तक शासन किया। साम्राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया जिन्हें मंडलम के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक गांव ने स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया था। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय अधिकारी होता था। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थीं? चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैशववाद और वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया था। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। धार्मिक मठ शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। जाति का इंडगई और बलंगई में विभाजन था। शाही परिवारों में सती व देवदासी जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। चोल वंश को फिर बाद में पांड्य वंश ने पराजित किया था। अगला टॉपिक है देखेंगे जो बहुत चर्चा में रहा था, कुतुब शाही स्थापत्य कला। हाल ही में गोलकुंडा किले के कुतुब शाही मकबरे में स्थित बावड़ी को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे इसमें कि यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2000 में संस्कृत विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद विरासत की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं और इमारतों के पुनर्निर्माण, संरक्षण और रूपांतरण जैसे कार्यों में लगे निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयासों को मान्यता देता है। ठीक है। और इससे पहले भी कुछ स्थानों को ये अवार्ड मिल चुका है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को, डोमकोंडा किला कम्मारेड्डी तेलंगाना को, एंड भायखला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र। इसके पहले ये मिल चुका है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो बहुत चर्चा में था, शाही कुतुब शाही तो हमने देख ही लिया है, बहमनी साम्राज्य का हिस्सा था। अब हम देखेंगे महापाषाण स्थल। हाल ही में देश में कई महापाषाण स्थलों की खोज की गई है। क्या होता है महापाषाण? महापाषाण समाधि स्थलों या संरचनाओं के निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ये या तो समाधान स्थलों या किसी व्यक्ति या घटना विशेष की स्मृति में निर्मित स्मारक। आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, जैसे चित्रकला और अन्य कलाएं जो हैं उनमें देखेंगे। नंबर 1, पारंपरिक भारतीय वस्त्र, ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स। हाल ही में यूनेस्को ने 21वीं सदी के लिए हस्तनिर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की शुरुआत नामक दस्तावेज जारी किया है। किसने जारी किया है? यूनेस्को ने जारी किया है। इस दस्तावेज में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची बनाई गई है। भारत के पारंपरिक वस्त्र में देखेंगे तो भारतीय वस्त्रों की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी जा सकती है। यहाँ के लोग अपनी पोशाकों की बुनाई करने के लिए घर पर तैयार धागे का प्रयोग करते थे। वे अपने वस्त्रों को रंगने के लिए नील का प्रयोग करते थे। भारतीय पारंपरिक वस्त्रों की श्रेणियाँ में हम बात करेंगे तो कढ़ाई वाले वस्त्र होते हैं, और दूसरे होते हैं प्रतिरोध रंजित वस्त्र, छपाई वाले वस्त्र और हाथ से बुने हुए वस्त्र। इन 4 भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। अब देखेंगे कि भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ वस्त्र प्रचलित हैं। जैसे लद्दाख में वस्त्र प्रचलित है थिग्मा। थिग्मा क्या होता है? थिग्मा ऊन बांधकर रंगाई किए हुए वस्त्र या बंधानी या टाई डाई भी कहा जाता है इनको। हिमाचल प्रदेश में फेमस है चंबा रुमाल और चंबा घाटी।
हरियाणा में फेमस है खेस बुनाई और पानीपत। टेपेस्ट्री बुनाई ये भी पानीपत में, खेस बुनाई भी पानीपत में, टेपेस्ट्री बुनाई भी पानीपत में। राजस्थान में फेमस है डंका कढ़ाई उदयपुर में एंड स्लिप प्लाई ब्रांड बुनाई, ये भी राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश में फेमस है अवध जामदानी बनारसी में, बालूचरी बुनाई बनारसी में, बदला कढ़ाई लखनऊ में, गयासुर बुनाई वाराणसी में एंड हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या टप्पा छपाई फर्रुखाबाद में। ये लोकल वस्त्र हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में फेमस है। तो अब हम बात करेंगे पश्चिमी भारत में, गुजरात में। गुजरात में अस्वली साड़ी की बुनाई अहमदाबाद में, कुश्ती बुनाई नवसारी भरूच में, मसरू बुनाई माता चीच पछेड़ी बुनाई एंड तंगलिया बुनाई। महाराष्ट्र में कौन सी? हिमरू बुनाई औरंगाबाद में। मध्य प्रदेश में नंदना हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जवाद में। गोवा में कुंभी बुनाई। केरल में कौन सा? आयुर्वेद वस्त्र बलरामपुर। बिहार में बावन बूटी बुनाई नालंदा में है एंड खेता कढ़ाई किशनगंज में है। उड़ीसा में देखेंगे तो हम बंध बधानी बुनाई संबलपुर में है, बहरामपुर पट्टा या फोडापुंज। दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुमरू बुनाई हैदराबाद में, सिद्दीपेट गोलबामा बुनाई फेमस है। कर्नाटक में गुदेलगुड़ एंड कलकल बुनाई फेमस है। तमिलनाडु में सिकल नायक पेट कलमकारी तंजावुर में, टोडा कढ़ाई नीलगिरी में। अगला टॉपिक है भारतीय खिलौने। भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के सुरक्षा पहलुओं पर 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। अब भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन है। इसका उद्देश्य है मानकीकरण, चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणन का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को नया बल प्रदान करना। अब भारतीय खिलौनों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का वर्तमान खिलौना बाजार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। यह वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है। खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। हस्तशिल्प खिलौना क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके तहत 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। भारत में कुछ लोकल लेवल पे खिलौने फेमस हैं। जैसे पंजाब में छनकना खिलौना। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में देखिए छनकना खिलौना फेमस है, एक सीटी वाला खिलौना है। और घुग्घू है, बच्चों के लिए झुंझुना पेटी है। लट्टू है जो सिर से घुमाने वाला, जो आप सबने घुमाया होगा कभी ना कभी। एंड हंदवई है जैसे किचन सेट जिसे बोला जाता है। ये पंजाब के खिलौने हैं। गुजरात में थिगड़ा ढिंगला फेमस है। महाराष्ट्र में भातुकली किचन सेट है। ये सावंतवाड़ी लकड़ी के खिलौने, ये सब बच्चों के लिए होते हैं। कर्नाटक में चन्नपटना खिलौने एंड किन्नाली खिलौने। चन्नपटना खिलौने बहुत ही ज़्यादा चर्चा में होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि जैसे मैच द फॉलोइंग करवा लेंगे कि कौन से खिलौने किस राज्य में हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो आप 2-4 जो बहुत ही चर्चाओं में रहे हैं, जो बहुत ही न्यूज में रहे हैं, उनको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में बनारस के लकड़ी के खिलौने फेमस हैं। उड़ीसा में संबलपुर के खिलौने, पत्थर के खिलौने। आसाम में आसारी कांदी टेराकोटा के खिलौने फेमस हैं। मणिपुर में लैफा दीवी के खिलौने फेमस हैं। पश्चिम बंगाल में नटुन ग्राम डॉल्स एंड तेलंगाना में निर्मल खिलौने फेमस हैं। बिहार में कन्यापुत्री डॉल्स और सिक्की वर्क। तमिलनाडु में तंजावुर गोलू गुड़िया एंड चोप्पू सामान फेमस है। आंध्र प्रदेश में एटिको पक्का के खिलौने एंड कोडापल्ली के खिलौने फेमस है। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। और कुछ देख लेते हैं कि क्राफ्ट्स इन द न्यूज जो सुर्खियों में रही हैं कलाकृतियाँ, जैसे पहाड़ी लघु चित्रकला कांगड़ा में। ये सिर्फ इतना ही देखेंगे कि क्या हुआ है। कभी प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख या नेता थे उनको भारत की कुछ पारंपरिक कलाकृतियाँ भेंट की थी, तो उन्हीं में से ये कुछ चर्चाओं में थी। तो जैसे पहाड़ी लघु चित्रकला कहाँ, कांगड़ा।
उत्तराखंड। माता नी पछेड़ी, ये कहाँ, ये गुजरात की है। इसमें भी ऐसे मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन बन सकता है। पिथौरा चित्रकला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले राठवा, भील, नायक और ताड़ी जातियों के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से? पिथौरा चित्रकला। ऐसे सुलेमानी कटोरे हैं। इसके बाद पाटन पटोला है। किन्नौरी शॉल है जो हिमाचल प्रदेश का है, बहुत ही फेमस रहा है। तो इस तरह से इनको देख सकते हैं। पट्ट चित्रकला है, उड़ीसा का है, जो बहुत ही फेमस रहा है। कुछ हमको महत्वपूर्ण में से देख लेना है। बंगाल का ढोकरा कला रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स इन द न्यूज। तो नंबर 1 है साइक्लोपियन वॉल। बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने का एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा है। क्या है साइक्लोपियन वॉल? साइक्लोपियन वॉल पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह 2500 वर्ष से अधिक पुरानी संरचना है। इससे बिहार का प्राचीन शहर राजगीर घिरा हुआ है। राजगीर बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु की राजधानी थी। ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। इस दीवार का निर्माण पूर्व मौर्य युग में कराया गया था। इसे बृहद्रथ वंश के दूसरे शासक राजा जरासंध ने निर्मित कराया था। एक जरासंध का जिक्र महाभारत में भी आता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भीम के साथ कुश्ती हुई थी तो भीम ने उसके दोनों टांगों को फाड़ दिया था और 2 अलग अलग दिशाओं में फेंकने के लिए कृष्ण ने इशारा किया था। ये कहानी तो आपने देखी होगी। इसे राजगीर को बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से बचाने के लिए निर्मित किया गया था। इस दीवार को विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया था। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कईयों बार इससे यूनेस्को से क्वेश्चन बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसे वर्ष 1945 में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति व सुरक्षा में योगदान देने के लिए स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, वर्ष 1945 में बनाया गया था। सभी उद्देश्य इसका है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उभरती हुई सामाजिक और नैतिक चुनौतियों से निपटना इसके एक तरह से उद्देश्य हैं। 195 देश सदस्य हैं और 8 देश एसोसिएट सदस्य हैं। बस इतना काफ़ी है यूनेस्को के बारे में। ऐसा मानना, जो हम बात कर रहे थे साइक्लोपियन वॉल की, तो ऐसा माना जाता है कि राजगीर में साइक्लोपियन वॉल फ्रंटियर्स ऑफ द रोमन एम्पायर के समान है। ठीक है। और कुछ बिहार में अन्य प्रमुख यूनेस्को की साइट्स हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय 2002 में सूचीबद्ध की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। यह 12वीं शताब्दी तक प्रचलित अवस्था में रहा था। इसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा क्या है? दूसरा है बोध गया का महाबोधि मंदिर। इसको भी 2002 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। मूल संरचना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। इसे गुप्त काल के अंत में पूरी तरह से ईंटों से बनवाया गया था। वर्तमान में जो मंदिर है वो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। तो फिर अगला टॉपिक हम देखेंगे लौह युग, आयरन एज। हाल ही में तमिलनाडु के मयिलादम्परई में हुए उत्खनन की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि भारतीयों को 4200 वर्ष पहले लोहे के इस्तेमाल की जानकारी थी। मयिलादम्परई से खोजे गए लोहे के औजारों के आधार पर तमिलनाडु में लौह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से 1615 ईसा पूर्व का माना जा रहा है। इतना हम इसके बारे में देख सकते हैं। अगला पॉइंट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्यों चर्चा में था? हाल ही में ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, हरियाणा के हिसार में हड़प्पा सभ्यता के स्थल राखी गढ़ी का उत्खनन करवाया था, जहां से कुछ घरों की संरचना, गलियों और जल निकासी व्यवस्था का पता चला है। राखी गढ़ी के बारे में देखेंगे कि राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाल
और भारत में धोलावीरा गुजरात में स्थित है। पुरातात्विक उत्खनन से पता चला है कि परिपक्व हड़प्पा चरण का प्रतिनिधित्व योजनाबद्ध नगर प्रणाली द्वारा किया गया था। इसमें कच्ची ईंटों के साथ साथ पकी हुई ईंटों के घर तथा उसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था थी। मिट्टी से बने फर्श पर कच्ची ईंटों से निर्मित पशु बलि गिरतों का तथा त्रिभुजाकार व वृत्तीय अग्रवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस आपको ये मैप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे ऊपरी स्थल मांडा था जो जम्मू कश्मीर में, सबसे पश्चिमी स्थल सुदकेंडोर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ? धोलावीरा गुजरात में था। लोथल भी गुजरात में था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पत्तन नगर था, मतलब पोर्ट हुआ करता था। हड़प्पा पाकिस्तान में ही था। संभवतः हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट कलाकृति है। सॉरी। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अंतरिम सूची में टेंटेटिव लिस्ट में एक तरह से सम्मिलित है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अच्छी संरक्षित नगरीय बस्ती थी। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ काली रंग की चूड़ियाँ फेमस हुआ करती थी। बनावली जो हरियाणा में है, हड़प्पा सभ्यता में अपनी केंद्रीकृत योजना के लिए जाना जाता है। बनावली में मुख्य सड़कें सीधी होने की बजाय घुमावदार हुआ करती थी। अब है अगला पॉइंट, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर क्यों फेमस था? हाल ही में प्रधानमंत्री ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत क्या किया गया है? महाकाल लोक एक मेगा कॉरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाकाल मंदिर परिसर के क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। इस कॉरिडोर में 2 भव्य प्रवेश द्वार होंगे। 108 अलंकृत स्तंभों वाली एक समानांतर स्तंभ पंक्ति होगी। इसमें भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाया गया है। 50 से अधिक भित्ति चित्र वाला रनिंग पैनल स्थापित किया जाएगा। इसमें शिव पुराण की कथाओं का चित्रण किया जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना का सही समय ज्ञात नहीं है। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। आगे चलकर राजकुमार कुमारसेन, प्रद्योत वंश के राजा चंदा प्रद्योत के पुत्र थे, ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाकाल मंदिर की कानून और व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व संभाला था। प्रद्योत वंश ने 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवंती पर शासन किया था। मुख्य विशेषताएं हैं इस मंदिर की। 3 मंजिला मंदिर है। शिव का रूप महाकाल अर्थात समय और मृत्यु के देवता के रूप में चित्रित हैं। गर्भगृह में मूर्तियां हैं। ज्योतिर्लिंग के अलावा गणेश, कार्तिकी और पार्वती की मूर्तियां हैं। शिखर छोटी मीनारों वाले शिखर अत्यंत भव्य हैं। मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नामक कुंड भी मौजूद है। आगे देखेंगे कि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस मंदिर को निकेतन के रूप में वर्णित किया है। संभवतः इसका कारण यह था कि मंदिर की छतें अधिकतर समतल थीं। अब हम देखेंगे कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो आप सबने सुना होगा, कभी न कभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग है। अब 12 ज्योतिर्लिंग में से देखिए, केदारनाथ सबसे पहले उत्तराखंड में। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, देखेंगे नागेश्वरा एंड सोमनाथ। फिर आते हैं महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर एंड गृहणेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर एंड गृहणेश्वर महाराष्ट्र में है। फिर देखेंगे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में भगवान वैद्यनाथ एक तरह से। फिर हम देखेंगे तेलंगाना में मल्लिकार्जुना एंड तमिलनाडु में रामेश्वरम। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्टैब्लिश है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
इसमें क्या न्यूज में था ये कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में गुजरात के बड़नगर शहर मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी की शैल एक तरह से रॉक कट मूर्तियों को शामिल किया गया है। किसको किसको शामिल किया गया है? गुजरात के बड़नगर शहर मोढेरा स्थित प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर उनाकोटी को। अगला पॉइंट है अनंतनाग झील। संस्कृति मंत्रालय ने अनंतनाग को प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के रूप के अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारतीय राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अनंतनाग झील के बारे में देखेंगे कि अनंत ताल कुतुब मीनार परिसर के उत्तर पश्चिम में जोगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण का श्रेय तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय को जाता है। इस वंश ने 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और दिल्ली को ही बसाने का श्रेय अनंतपाल को ही जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।